नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 6-7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू आपके परीक्षा में आएगा, तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं एक बार आपको बोलकर सुना दूंगा, बोलकर बता दूंगा ना, तो आधा माधा आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद से कॉपी पर ना इसको अच्छे से कॉपी पर लिख लेना सारे क्वेश्चन को, ताकि आप एग्जाम से पहले इसको अच्छे से एक बार रिविजन करके याद कर लो। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन बनता है। क्या होता है जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? मतलब कि क्या होता है जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ना रिएक्शन यानी कि जो उसका इक्वेशन होता है वो भी लिखना है, और साथ में इसका मतलब ना भाषा भी लिखना है। इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, तो देखो हम भाषा में कैसे लिखें। हम भाषा में लिखे हैं, जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं नीचे आपको समीकरण दिखा रहा हूँ, आप उस समीकरण को भी ले सकते हो, नहीं तो अपने मन से कोई दूसरा समीकरण भी ले सकते हो। और इसका पीडीएफ अगर लेना है ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। तो अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया। कॉपर ऑक्साइड क्या है, तो ऑक्साइड आपका क्या है, यानी कॉपर क्या है, धातु का ऑक्साइड है। तो जब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, लवण का, और साथ में आपका जल का। तो कॉपर सल्फेट क्या है, आपका लवण है, और H2O क्या है, तो आपका जल है ना। तो ये हम आप समीकरण लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य समीकरण भी दे सकते हो, यही नहीं कि आप यही समीकरण दे सकते हो, आप अन्य समीकरण भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? तो ध्यान से देखना, इसका उत्तर क्या बनेगा, ध्यान से देखना। इसका उत्तर बनेगा, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। यानी कि एक बार फिर से इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो एक दो बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे जरूर याद करना। मैं पीडीएफ भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बायोलॉजी का है। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन को एकदम रट जाना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखिए हम क्या लिखे हैं। इसका हम आंसर लिखे हैं, हरे पौधे अपने क्लोरोफिल एवं प्रकाश के उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करता है। मतलब कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, मतलब कि हरे पौधे अपने क्लोरोफिल एवं प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। समझ लो, अकार्बनिक से ना कार्बनिक का निर्माण करेगा, अकार्बनिक से कार्बनिक का निर्माण करेगा, और वो किसकी सहायता से, तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। इस सिंपल में एक ही बात याद रखना, अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेगा, लेकिन ये किसकी सहायता लेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता लेगा। ये बहुत ईजी है, तो आप इसे भी याद कर लेंगे। एक बार दो बार सुनिएगा ना तो याद हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा समझाइए। मतलब कि आपको पोषी स्तर का परिभाषा लिखना है और उसका एगो एग्जाम्पल आपको समझा देना है। आहार श्रृंखला देखो हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए मैंने उत्तर में लिखा, श्रृंखलाओं का प्रत्येक चरण या कड़ी पोषी स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रृंखलाओं का प्रत्येक चरण या कड़ी पोषी स्तर कहलाता है। ह को काट दीजिएगा, पोषी स्तर कहलाता है। अब जैसे दोस्तों आप आहार श्रृंखला में बहुत ले सकते हैं, जैसे जलीय आहार श्रृंखला, स्थलीय आहार श्रृंखला। सपोज डेट मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया जलीय आहार श्रृंखला, तो जलीय आहार श्रृंखला में क्या होगा, शैवाल हो जाएगा, फिर जलीय कीट, यानी कि शैवाल को जलीय कीट खाती है, जलीय कीट को ना
जलीय कीट को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। वैसे ही दोस्तों अगर स्थलीय आठ श्रृंखला की बात करें तो घास को हिरण खाती है और हिरण को बाघ मारकर खा जाता है। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव मारकर खा जाता है। तो आप बहुत बना सकते हैं, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल हम आपको दे दिए हैं कि ताकि आप लोग भी ये लिख सको। ओके, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, और भी एग्जाम्पल होगा। ऐसा नहीं है कि जो लिखे हैं वही होगा, और भी एग्जाम्पल होगा। ऐसा नहीं है कि यही होगा, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा बनता है 5 में। देखिए मैंने लिखा ही है, घास बकरी शेर मैंने लिखा था ना, तो और भी हो सकता है, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना है। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक मत करना, हर एक क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखना है। भले याद होगा या नहीं होगा, लेकिन कॉपी में आपको ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के अवक्षय का क्या कारण है, इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, आपको बताना है। तो दोस्तों देखो, CFC के उपयोग से समताप मंडल में ओजोन का क्षय हो जाएगा। CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से समताप मंडल में ओजोन का क्षय हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी मतलब कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट रे, वो पृथ्वी पर आ जाएगी। जब पृथ्वी पर आ जाएगी, जिससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी। दोस्तों ये अल्ट्रावायलेट जो किरण होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर पृथ्वी पर आ जाएगा, और पृथ्वी पर आ जाएगा तो मतलब समझ लो कि आपके भी मतलब कि शरीर पर इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। तो समझ लो ना, जिससे इससे हमारे त्वचा, मतलब ना त्वचा की बीमारी होती है, त्वचा पर कैंसर पकड़ने लगता है। तो ये हमारा आंसर बना है 5 का, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से कर लेना। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जबकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, लेकिन बहुत पहले पूछा जाता था। तो इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ऑलरेडी सोशल साइंस में पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। तो आप कैसे लिखिएगा, बहुत ईजी तरीके से लिख दीजिएगा। सन 1970 ईस्वी में हिमालय की ऊंची श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गाँव में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बस इतना ही लिख देना, ये बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी, बहुत ईजी, इसको आप लोग लिख लेना। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न बनता है, ये भी बहुत ईजी है। 7 नंबर प्रश्न है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, आप सभी को याद रखना है। इनसे धरती बंजर हो जाती है। जो हमारा अजैव निम्नीकरणीय कचरे हैं ना, उसके कारण ना जो हमारी धरती होती है वो बंजर हो जाती है, वहाँ पर कोई भी फसल नहीं उपज पाती है। जैसे कि अगर हमारी धरती बंजर हो जाएगी तो वहाँ पर कोई भी फसल उपज में नहीं करेगा। अब देखो आगे, पर्यावरण प्रदूषण होता है, यह सड़कें नहीं है जिनसे नालियाँ जाम हो जाती है। तो बस यही तो लिखना है, इतना आप लोग नहीं लिख दोगे, एक बार लिख लो और एक बार पढ़ लो, नहीं याद होगा तो मेरे को बताना, एकदम याद हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्यों। आपके घर में जो बल्ब जलता है ना, उस बल्ब के अंदर एक गैस भरी जाती है जिसका नाम है निष्क्रिय गैस। तो निष्क्रिय गैस क्यों हम लोग बल्ब के अंदर भरते हैं, उसका कारण क्या होता है, यहाँ पर आप लोग समझिए, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा उत्तर मिलेगा कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से बल्ब का टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। आपको टंगस्टन का जो तंतु आपको दिखता होगा ना, ऐसा नहीं दिखता है। तो अभी रुको, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। ऐसे बल्ब होता है ना, मैं तिरछा बना दिया, ऐसा बल्ब होता है। तो बल्ब में आप लोगों ने देखा होगा, बल्ब में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे तंतु बना होता है, ऐसे तंतु बना होता है ना। मान लेते ये बल्ब हो गया, तो बल्बवा के अंदरवा में ये तंतु जो नहीं बनता है लेपटा हुआ, वो जो तंतु होता है ना, वो जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है, बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से ना बल्ब का जो टंगस्टन का तंतु होता है वो जलता नहीं है, और निष्क्रिय गैस में तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जिससे बल्ब की जीवन जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। मतलब कि उसकी जो जीवन क्षमता, जो जलने की क्षमता होती है, वो ज़्यादा दिन तक टिकता है, ज़्यादा दिन तक वो फ्यूज नहीं होता है, फटता नहीं है, ब्लास्ट नहीं होता है, ज़्यादा दिन तक टिकता है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। ये क्वेश्चन है, कोई देखो 2 बार कोई लिख दिया है, कोई 2 बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इसका रीजन बताइए। कोई भी 2 बल रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती है, इसका रीजन क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे आपको बता रहा हूँ इसका आंसर। कोई 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, यदि वह काटे तो इसका तात्पर्य होगा कि कटान बिंदु से उत्तर ध्रुव पर लगा परिणामी बल 2 दिशाओं में होगा, जो असंभव है। और इसी असंभव के
कारण ना ये एक दूसरे को नहीं काट पाती है। बस यही तो है उसका इसका उत्तर। और लास्ट नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी ज़बरदस्त है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा, इसको अच्छे से याद रखना, इसको तो रट जाना आप लोग। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य लिखें। अगर कार्य नहीं याद कर पाएंगे ना तो दांत का प्रकार और नाम जरूर याद रखना। देखो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला का नाम होता है कतरनक, जिसको इंसाइजर भी हम लोग बोलते हैं। दोनों में से कोई भी एक नाम याद कर सकते हो, दोनों नाम याद होगा और बेस्ट होगा। और दूसरा हमारा होता है भेदक, जिसको हम लोग कैलाइन बोलते हैं। और तीसरा हमारा होता है अग्रक चर्मक, जिसको हम लोग प्री मोलर भी कहते हैं। तो प्री मोलर आप याद करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। और एक होता है मोलर या फिर चर्मक या फिर मोलर। तो मोलर बहुत इजी है, मोलर प्री मोलर याद रखिएगा। और ये 4 हमारा क्या हो गया, तो दांत का नाम हो गया। अब सबका कार्य देख लीजिए, अगर आप इंसाइजर का कार्य देखेंगे, कार्य तो बहुत ईजी है ना, बस आपको नाम अगर पता चल जाए ना चारों का, अगर नाम याद हो जाए ना तो इसका आप कार्य भी लिख सकते हैं। इंसाइजर जो होता है ना, यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। मतलब कि जब रोटी का एक निगाला आप अंदर ले जाते हैं मुंह के, तो आप लोग उसको पीसने लगते हैं ना, कटरने लगते हैं ना, यानी कूटने लगते हैं उसको, तो वही हमारा इंसाइजर का काम करता है। अब देखो कैलाइन क्या करता है, यह भोजन को निचोड़ने तथा फाड़ने का कार्य करता है। फाड़ने का, निचोड़ने और फाड़ने का मतलब ना, आप दांत को बार बार नहीं काटते हो रोटी पर, वही निचोड़ना फुचोड़ने का ये कार्य करता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारा होता है प्री मोलर क्या करता है, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। यह भोजन को किसका कार्य करता है, चबाने का काम करता है, इसको याद रखना। और जो अगला हमारा क्वेश्चन है, सिर्फ अगला हमारा जो इसका टाइप है, यानी कि जो अगला इसका प्रकार है वो क्या है, मोलर है। तो मोलर क्या करता है, यह क्या करता है, यह भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। यह भोजन को चबाने तथा पीसने का, मतलब कि पीसने का कार्य करता है, चबाने और पीसने का कार्य करता है। तो यही तो है। अब इसका पीडीएफ आप लोग जाइए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, और वहाँ पर से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके हर को लिखना है। 10 क्वेश्चन को कॉपी में लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखना ही पड़ेगा 10 क्वेश्चन को। नहीं लिखेंगे नंबर आपका ही कटेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए।